अब आपको ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, पीजीबीपी का हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज किया, आपने उसको बहुत ध्यान से सुना, कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, उसके हमने जवाब दिए, कुछ डाउट्स आपने क्लियर किए फ़ोन पर, कुछ मेल पर, कुछ टेक्स्ट मैसेज पर, पिन कमेंट पर, और कमेंट में भी आप डाल दिया करें अपने क्वेश्चन, हमें वहाँ पर भी देने में आंसर होगा, आराम होगा, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत लोगों को वही प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कमेंट में जा करके वो उस प्रॉब्लम का आंसर देख सकते हैं। इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखा करें और वहाँ पर ही हम आंसर दें, तो पब्लिक को भी उसमें बेनिफिट मिलेगा। ये जो हम वीडियो इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं टैक्सेशन से जानकारी देने के लिए, इसमें बहुत मेहनत करके लाते हैं दोस्तों, इसलिए इतने आसानी से नहीं बनते। इसमें एक शब्द भी अगर हम गलत बोल देंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी असर आता है, इसलिए हमें हर तैयारी के साथ आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लानी होती है। तो इतनी मेहनत करने का फल आपको सिर्फ इतना देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना है, और जो नीडी पर्सन उनको शेयर जरूर करना है ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। शेयर करने में आपका कोई पैसा लगता नहीं, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन अगर 10 जगह जाती है और उसको अगर कुछ पैसे की बचत हो जाती है तो हमारा ये प्रयास सार्थक हो जाता है। तो दोस्तों, पीजीबीपी का सेकेंड पार्ट हाजिर है। इस पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिकैप दे दूं ताकि आपको सेकंड पार्ट समझने में तैयार ना हो। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि पीजीबीपी होता क्या है, पी क्या है, पी का मतलब क्या है, गेन, जी का मतलब क्या है, पी का मतलब होता है प्रॉफिट, जी का मतलब होता है गेन। उसके बाद बिजनेस एंड प्रोमेशन, पीजीबीपी, बी का मतलब बिजनेस और पी का मतलब प्रोफेशन। हमने इनकी डेफिनेशंस भी बताई थी जो सेक्शन 2 में दी गई हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप उस पार्ट को देखिएगा, उसको समझ लीजिएगा। अब मैं आगे उसके रिकैप में केवल इतना और बताऊंगा कि मैंने एक चीज बोली थी, जब भी आप पीजीबीपी चैप्टर को पढ़ें इनकम टैक्स के, दो चीजें माइंड में रखें। पहली चीज आपको माइंड में रखनी होगी कि यू आर द बिजनेसमैन और यू आर द प्रोफेशनल। दूसरी चीज, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको इतना बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में क्या आता है। तो दोस्तों, क्रेडिट साइड में आपकी सभी इनकम्स आती हैं और डेबिट साइड में आपके सभी एक्सपेंडिचर आते हैं। इनका जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है। तो जो आपका टैक्स निकल करके आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स देना होता है आपको। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि आपको आपकी सेल्स पर टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स इज नॉट टैक्स ऑन द सेल्स, इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन द प्रॉफिट। और प्रॉफिट के मामले में जरूरी नहीं है कि आपका 1 करोड़ का सेल्स हो गया तो आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसमें से हो सकता है आपको 10 लाख का ही प्रॉफिट हुआ हो, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 10 लाख की होगी। उसमें से आपको जो भी खर्चे वगैरह हैं सब आपके सेल्स में से खर्चा खटकने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर आपकी इनकम बनेगी। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और मैं बता दूं, पीजीबीपी चैप्टर में इनकम के बारे में जो सेक्शन में बताया गया है वो है सेक्शन 28 और सेक्शन 41, और जो एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है वो शुरू होता है सेक्शन 29 से लेकर के सेक्शन 37 तक। इन चीज़ों को ध्यान रखना और बहुत गौर से इस वीडियो को सुनना, तो आपको पीजीबीपी का चैप्टर ऑलमोस्ट 75% तक समझ में आ जाएगा। अगले एपिसोड में हम इसका बचा हुआ पार्ट को लेकर के आएंगे जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन तीनों एपिसोड को जब कंसोलिडेटेड सुनेंगे तो आपको पूरा पीजीबीपी का ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए और आपको बताते हैं कि पीजीबीपी के सेकंड पार्ट में क्या है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर चुका हूं कि पीजीबीपी में क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ माइंड में रखना है। ये इतना ध्यान रखने के बाद अब हम शुरू करते हैं एक्सपेंसेस अंडर पीजीबीपी, जो राज डिजिटल पार्क द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको बनाया है, क्रिएटेड बाई लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल, जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं राजकुमार सक्सेना, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट्स का ओनर। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, पहले पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद हिंदी में समझा देता हूं आपकी भाषा में। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स comprehensive and detailed guidelines on the various type of expenses that taxpayers can claim as deductions, and those that are explicitly disallowed. These provisions are crucial not only for ensuring accurate tax computation and compliances, but also for preventing misuse and promoting fair tax practice. By understanding these guidelines, taxpayer can optimize their tax liabilities while adhering to the legal framework set forth by the government. इसको मैं छोटा सा वाक्य में आपको समझा देता हूँ कि इसमें इस पार्ट ऑफ पीजीबीपी के चैप्टर में एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया जो सेक्शन 30 से 37 तक लागू होते हैं। इसमें उन एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
सेल्स में से घटने वाले हैं, अलाउड हैं जिनको बोलते हैं अलाउड एक्सपेंसेस, और उन एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया गया जो डिसअलाउड है। अगर आपने अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस दोनों के बारे में समझ लिया तो आप प्रॉपर कंप्यूटेशन करने में सक्षम होंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ब्रॉड वे में समझिएगा, एक एक एक्सपेंसेस के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा, तब आप जाकर के प्रॉपर एक्यूरेट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम टैक्स कर पाएंगे। तो ये इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है। आगे लेके चलते हैं आपको जनरल पॉइंट्स अबाउट एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शंस। पहला तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर जनरली नॉट परमिटेड एज डिडक्शंस। मैं आपको बता दूं कि एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू के सामने आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, जो फिक्स्ड एसेट्स के सामने आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते हैं अनटिल उसमें स्पेसिफिक रूप से अलाउड ना किया गया हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते हैं जब तक इनकम टैक्स की कोई प्रोविजन में उसको अलाउड ना किया गया हो। इसके अपोजिट चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा अलाउड होते हैं जब तक इनकम टैक्स के किसी प्रोविजन में उसको डिसअलाउड ना किया गया हो। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन असेसेबल बिजनेस। नॉन असेसेबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है, मान लीजिए, जिस पर आपको टैक्स देना ही नहीं है, उससे रिलेटेड आपने कोई खर्चा कर दिया, तो जब वो इनकम ही असेसेबल नहीं है आपकी, उस निर्धारित नहीं हो रही है, तो आपको उस पर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर क्यों मिले। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस पर आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि एग्रीकल्चर से जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड है, उससे रिलेटेड आपने जो खर्चे किए तो वो क्यों अलाउ होंगे आपको, जब एग्जम्प्टेड है, इनकम ही एग्जम्प्टेड है। तो वो चीज़ बताई गई है इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन असेसेबल बिजनेस में। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंडिचर। अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा जिसमें हमने बता दिया, दूसरा हमने पढ़ा एग्जम्प्टेड या अनअसेसेबल बिजनेस के बारे में, तीसरा हमने बताया बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर, फॉर एन एक्सपेंडिचर टू क्वालिफाई एज ए डिडक्शन इट मस्ट बी इनकर्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस और प्रोफेशन एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। धारा 37 उपधारा 1 में ये प्रोविजन दिया गया है कि वही एक्सपेंसेस अलाउड होंगे जो असेसी ने किए हों और अपने बिजनेस से रिलेटेड किए हों। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है वो आपको अलाउ नहीं होंगे। तो अब आपको ये बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस में अलाउ नहीं करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है एंटीसिपेटेड लॉसेस। ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, deductions for anticipated losses are not allowed. This includes provision for bad and doubtful debts as per section 36 subsection 1 proviso 7th A of the Income Tax Act 1961। तो एंटीसिपेटेड लॉस का मतलब ये हो गया कि आप किसी क्लाइंट को, जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड कर रखी है या माल बेच दिया है, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है आपको, आपने हर संभव प्रयास कर दिया, कई नोटिस भी दे दिए, कई चिट्ठी भेज दी, फोन भी कर दिया, मेल भी डाल दिया, रिमाइंडर भी डाल दिया, वो पेमेंट नहीं दे रहा है। तो अब आप उसको चाहते हो कि उसको बैड डेट्स में डाल दो और उसका बेनिफिट ले लो टैक्स बचाने के लिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस एंटीसिपेटेड लॉस हैं। इसमें धारा 36 में बताया गया है कि ये कब अलाउ होंगे और कब नहीं अलाउ होंगे। अगर आपने कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए तो ही आप बैड डेट्स के रूप में उसको डाल सकते हैं या डाउटफुल डेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। ऐसा लॉस जो आपको हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है जब तक कि वो गाइडलाइंस को धारा 36(1) में जो बताई गई हैं उसको पूरा ना करते हो। और हम चलते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ। मैं अपना बिजनेस करता हूं, अपने घर पर करता हूं और उसमें मैं चाहूं कि मैं रेंट डाल करके खर्चे में डाल दूं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या उससे अपना सैलरी दिखा लूं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोप्राइटर अपनी सैलरी और अपने रेंट का, खुद के लिए सैलरी और खुद का रेंट लेने के लिए वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करवा सकता है। तो 5 टाइप के हमने यहाँ पर जनरल बातें बताई, शायद आपको समझ में ही होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन असेसेबल बिजनेस के बारे में बता दिया, बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या होता है ये बता दिया, एंटीसिपेटेड लॉसेस क्या होते हैं, वो अलाउड है कि नहीं है, कब अलाउड है, ये सब बता दिया, इनकम फ्रॉम सेल्फ भी बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। इस सीट में आपको बहुत ही ध्यान दे करके और समझने की जरूरत है। तो पहला एक्सपेंसेज है जो शुरुआत होती है सेक्शन 29 इनकम्स अंडर द हेड विल बी कंप्यूटेड कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 to 43 DB which determine the admissibility of the expenditure for computing income under this head। तो ये जो एक्सपेंडिचर है जो सेक्शन 30 से स्टार्ट होते हैं 43 DB तक जाते हैं,
तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, एक एक का हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको और 43D तक पहुंचेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उल्टा सीधा एक्सपेंसेस आप ले लोगे तो आपको नोटिस आएगा और आपका कंप्यूटेशन गलत हो जाएगा, आपका ITR गलत हो जाएगा। सो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। शुरुआत करते हैं सेक्शन 30 से। सेक्शन 30 में रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रेमिसेस यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। जिस बिजनेस और प्रोफेशन को आप जिस प्रेमिसेस में कर रहे हैं, जिस घर में कर रहे हैं, बिल्डिंग में कर रहे हैं, उसके रेंट, रेट्स और रिपेयर्स के बारे में इस सेक्शन में बताया गया। कब अलाउ होगा, कब नहीं अलाउ होगा, केवल 4 पॉइंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है द बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जिस पर्पज के लिए आपने लिया है उस वही पर्पज उस बिल्डिंग में होना चाहिए। अगर बिजनेस के लिए है तो बिजनेस होना चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो रेजिडेंशियल पर्पज होना चाहिए, उसमें फिर बिजनेस प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए वो बिल्डिंग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट रेंट पेड बाई हिम और बाई ए फर्म टू इट्स पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रेमिसेस इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मैंने सेल्फ एक्सपेंसेस वाली बात बोली थी वो लागू होती है प्रोप्राइटरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के बारे में अलाउड नहीं होती है। पार्टनरशिप इज सेपरेट एंटिटी और उसके पार्टनर सेपरेट एंटिटी है। अब किसी पार्टनर ने रेंट पर अपना बिल्डिंग दे दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको वो एक्सपेंसेस अलाउड होगा। लेकिन अगर किसी प्रोप्राइटर ने अपनी बिल्डिंग दे दी है प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए तो वो अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत माइनर सी लकीर खींची हुई है बिटवीन द एंटिटी, वन इज प्रोप्राइटरशिप, अनदर इज पार्टनरशिप। बट पार्टनरशिप में वो रेंट अलाउड है पार्टनर द्वारा दी गई बिल्डिंग का, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में वो रेंट अलाउड नहीं है प्रोप्राइटर द्वारा दी गई बिल्डिंग का। सो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है दोस्तों। आपको डिसाइड करना है वेदर यू आर प्रोप्राइटरशिप फर्म और यू आर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर ने आपको बिल्डिंग दी है और उसका रेंट लेता है तो आपको अलाउड है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट एंटिटी हो गई। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, ओनली करंट रिपेयर्स आर अलाउड एज ए डिडक्शन, कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट अलाउड। कैपिटल रिपेयर्स क्या होती है, करंट रिपेयर्स क्या होती है, माइनर रिपेयर्स क्या होती है, छोटी मोटी जो रिपेयर्स है उसका ही एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने एक फ्लोर और उसमें बना दिया, या एक रूम और उसमें बना दिया, या एक हॉल बना दिया, एक गार्डन बना दिया, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का जो बिल्डिंग एसेट्स में जुड़ता हो ऐसे एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे, लेकिन जो रिपेयर मेंटेनेंस के अंतर्गत जो खर्चे होते होंगे वो अलाउ होंगे। उसके बाद एक चीज और पॉइंट बचता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, ये सब खर्चे पेड बेसिस पर अलाउड होते हैं। सेक्शन 30 के साथ जो आपको सेक्शन पढ़ना है वो सेक्शन है 43B। इन दोनों सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है कि म्यूनिसिपल टैक्स और लैंड रेवेन्यू अलाउड होते हैं और किस तरीके से अलाउड होते हैं। पेड बेसिस पर अलाउड होते हैं। अगर आपने पेड किए तो ही अलाउ होंगे, पेड नहीं किए तो अलाउड नहीं होंगे। एडवांस पेड कर दिए तो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर आपने आधा पार्ट किया तो केवल आधा ही अलाउ होगा, पूरा नहीं होगा। मतलब वाट एवर यू हैव पेड दैट विल बी अलाउड। जो पेबल है वो अलाउड नहीं होगा। या एडवांस पे कर दिया तो भी अलाउ होगा, एरियर में कम पे किया तो उतना ही अलाउ होगा जितना कम किया। मतलब जो पे किया वही होगा, जितना पे किया वही होगा, जब पे किया तभी मिलेगा। सो ये हो गई सेक्शन 30। दोस्तों समझ में आ गई हो, नहीं आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें आंसर देने में खुशी होगी। चलते हैं सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31 क्या है? सेक्शन 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। पहली थी बिल्डिंग से रिलेटेड, सेक्शन 30 थी बिल्डिंग से रिलेटेड। इसमें हमने आपको बहुत ही माइनर लकीर बताई थी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में। अब जो दूसरी सेक्शन है वो है सेक्शन 31। ये प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करता है। जो मेजर हेड्स हैं एसेट्स के, पहला हेड है बिल्डिंग, दूसरा हेड है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कौन से खर्चे अलाउ होंगे, कौन से खर्चे अलाउ नहीं होंगे। तो 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। पहला पॉइंट है द एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये बिल्डिंग में भी था, इसमें भी सेम पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ओनली करंट रिपेयर्स आर अलाउड एज डिडक्शन। ये बिल्डिंग में भी था, इसमें भी है। मतलब माइनर रिपेयर, डेंट पेंट करना है, घिसाई करवाना है, उसका नट बोल्ट खराब हो गया वो सही करवाना है, रख रखाव के जो खर्चे हैं वो आपको अलाउ होंगे। नई मशीन आपने खरीदी तो वो आपको नहीं अलाउ होगा, एसेट्स में जुड़ रहा है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का हो गया वो आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का हो गया वो आपको अलाउ होगा। तीसरा पॉइंट है ओनली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में कोई मशीनरी आपने करवा रखी है, उसका इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम दिया है तो वो अलाउ है आपको, या उसकी कोई छोटी मोटी रिपेयर्स करवाई है तो अलाउ है। रख रखाव के खर्चे और उसका इंश्योरेंस के खर्चे अलाउड हैं इस सेक्शन में, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सेक्शन 31 आपको कैसी लगी दोस्तों, समझ में आ गई होगी। इसके बारे में भी अगर कोई पॉइंट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, सेक्शन 32। ये सेक्शन इतनी वास्ट, इतनी बड़ी सेक्शन है कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो पूरा वीडियो भर जाएगा, घंटे 2 घंटे में भी इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में इसको समझाऊंगा, और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं समझा तो आप अधूरे हैं बिजनेस प्रोफेशन के इसमें, PGBP इनकम में आप अपना ITR भर नहीं सकते हैं खुद भी, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन के बारे में जानना चाहिए।
सो पहली चीज तो हो जाती है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। दो टाइप के डेप्रिसिएशन मेथड है, पहला है डब्ल्यूडीवी मेथड, दूसरा है एसएलएम मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब ये दोनों के बारे में हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले सेक्शन 32 किसके बारे में बोलती है वो समझ लें। डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल ऑन टेंजिबल एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो किस पर अलाउड है? टेंजिबल एसेट्स, मतलब जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम इधर से उधर खिसका सकते हैं, उन पर अलाउड होता है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स पर भी अलाउड होता है। तो दोस्तों पहले हमें यह जानना जरूरी है कि टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं। टेंजिबल का मतलब जो दिखाई देते हैं, टेंजिबल का मतलब जो अदृश्य होते हैं। तो टेंजिबल में आ गया आपके फर्नीचर आ गया, आपका प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गया, कार आ गई, जो भी है ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए। और इंटेंजिबल एसेट्स में आपके आ गए आपका नो हाउ है, कॉपीराइट है, आपका ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है। और इसके अलावा एक और आता है इंटेंजिबल एसेट्स में, वो होता है गुडविल। अब क्वेश्चन उठता है क्या गुडविल पर भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर है नो। सभी इंटेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन मिलता है एक्सेप्ट गुडविल। अब ये बहस का मुद्दा है कि सब चीजों पर मिलता है, वो भी तो अदृश्य है, तो ऐसी गुडविल अदृश्य है तो गुडविल पर क्यों नहीं मिलता है? ये बहस का मुद्दा है, इस पर हम अलग चैप्टर से बनाएंगे। लेकिन आपको गुडविल को छोड़ करके बाकी सब पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो ये तो हो गए सेक्शन 32 किस किस चीज पर डेप्रिसिएशन मिलता है। अब हम आपको बताएंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। सेक्शन 32(1) प्रोविजो सेकंड ए में बोला गया एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल और थिंग्स और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब लबोलबाब ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई आर्टिकल बनाते हो या आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। किसको मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या आप ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन को पावर को करने वाली कंपनी हो, या आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो। तो अब सेक्शन 32 आगे की चलते हैं। पावर जनरेशन, डेप्रिसिएशन फॉर पावर जनरेशन बिजनेस। 1997 से पहले दोस्तों इसमें एसएलएम मेथड से ही हमेशा डेप्रिसिएशन मिलता था। 1997 में कुछ चेंजेज आए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से अपने एसेट्स का डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड से या एसएलएम मेथड से। इसमें केवल एक ही पॉइंट आपको बताना जरूरी है कि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि आप डब्ल्यूडीवी मेथड से ही अपने फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लेंगे, तो फिर आप आगे चेंज नहीं कर सकते। ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। वहां पे आप डब्ल्यूडीवी को चूज कर सकते हैं या वहां पर आप एसएलएम को चूज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन देने के बाद ये 97 के बाद व्यवस्था बनी है। तो आई थिंक डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन किस चीज पर मिलता है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर मैंने बताया एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है, वो उन्हीं को मिलता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। फिर मैंने बताया डेप्रिसिएशन के मेथड कितने होते हैं, वो मैंने बताया 2। अगर एक मेथड से दूसरे मेथड में स्विच करना है तो क्या करना होगा, आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। एक बार स्विच करने के बाद वही मेथड आपके सब्सिक्वेंट ईयर में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 32। अब हम चलते हैं सेक्शन 35 की तरफ। सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बोलती है। हर कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट बनाती है, एक साइंटिफिक रिसर्च R&D डिपार्टमेंट हर जगह होता है। उनके एक्सपेंसेस हम कैसे अलाउ करेंगे? तो साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस including agriculture, animal husbandry or fisheries. Section 43(4). Such research can be categorized as in-house research, research conducted by the assessee himself in connection with his business, और दूसरा research throughout institutions any compared to outside agencies in scientific research to be used for scientific research. क्वेश्चन ये उठता है कि साइंटिफिक रिसर्च चाहे वो इन हाउस हो या आउट हाउस हो, दूसरी जगह से आपने फीस पे करके करवाई हो या अपने आप कोई लैब बना रखा है उसमें आप रिसर्च करते हो, ये खर्चे आपको अलाउेबल हैं। हम बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 35 CCA एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट, मतलब देहात साइड में कोई आप डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें आपने कोई खर्चा किया है तो वे लागू होंगे कि नहीं होंगे। जैसे वेयर एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट of any sum to an association or institution which has as its object the undertaking of any program of rural development approved by the prescribed authority, and the assessee furnishes a certificate from such association or institutions. दूसरा पॉइंट है association or institution which has its object the training of person for implementing programs of rural development, and assessee furnishes a certificate from such association or institutions. The National Fund of Rural Development, कहने का मतलब रूरल डेवलपमेंट से जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है और उसका सर्टिफिकेट आपको मिला है तो वो एक्सपेंडिचर धारा 35 CCA में आपको अलाउ हो जाएगा।
हम चलते हैं सेक्शन 35 CCC, एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स। एनी एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इज फुल्ली डिडक्टेबल, मतलब अलाउड है, कहीं कोई इसमें टर्म्स कंडीशन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। चलते हैं सेक्शन 35 CCD की तरफ। एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर कोई स्किल डेवलपमेंट का आप खर्चा कर रहे हो, क्या वो अलाउ होगा? एनी एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज फुल्ली डिडक्टेड, इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है। बंदों को आप प्रोडक्ट में कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने की जो भी स्किल अगर आप डेवलप करने में खर्चा कर रहे हो वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो पूरा का पूरा आपको अलाउ होगा। सेक्शन 35D एंड रूल 6AB, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? Preliminary expenses are expenses incurred before starting an establishment or business, extending a running business or starting a new unit. These are considered capital expenditure and are allowed as a deduction over 5 years in equal installment for Indian company or any other resident as per the income tax. बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि अगर आपने कोई बिजनेस कहीं दूसरी जगह यूनिट लगा रहे हो, मान लीजिए आपकी यूनिट दिल्ली में थी, अब आप मुंबई में लगाना चाह रहे हो उसकी एक यूनिट, वहां पर आपने मुंबई जाकर के जगह देखी, रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, कहाँ पर रेंट देना पड़ेगा, यहाँ पर सब सामान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जो भी वाट एवर एक्सपेंडिचर यू हैव डन बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस दैट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल नेचर। 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आपको अलाउ होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 35DD। अब अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको VRS बोलती है गवर्नमेंट, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। उसके लिए अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है वो देखना है। Amortization of expenditure incurred under VRS is allowed to all assessees who have incurred any expenditure by way of compensation to employees in connection with their voluntary retirement. 1/5 of the expenditure is deductible each year for a period of 5 years commencing from the year in which such expenditure was paid. कहने का मतलब बंदों से बोला कि भैया आप 58 साल की एज में VRS ले लो। अब वो बोले कि भैया हमें तो 60 साल तक काम करना है, हमारी 2 साल की सैलरी मारी जाएगी, उसके बदले में आपने उनको कुछ कंपेंसेशन दे दिया। वो कंपेंसेशन आपको अलाउ होगा 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट के रूप में, जब से आपने VRS लिया है तब से। अब हम चलते हैं सेक्शन 35DDD, एमलगमेशन और डिमर्जर एक्सटेंसेज में। कहने की बात यह है कि आपको कोई भी सेक्शन के बारे में समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका रिप्लाई देंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यही डिडक्शंस है जो आपको मिलना है। ये डिडक्शन समझ लिए आपने तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये डिडक्शन नहीं समझे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए गौर से समझिए, बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी चीज, CA हो गए, CMA हो गए, BCom हो गए, CS हो गए, MCom वाले हो गए, इन सभी छात्रों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है उनको एग्जाम पास करने के लिए। इसलिए दोस्तों अगर आपकी जानकारी में कोई भी बंदा है, आपका उनका CA कर रहा है, CS कर रहा है, CMA कर रहा है, BCom कर रहा है, MCom कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उस बेचारे को फ्री में ही पूरी BGBP की जानकारी हो जाए। हम इस पर पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट बना रहे हैं वीडियो के रूप में, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आपको हमारे चैनल पर वो बुक्स मिलेगी। चलते हैं अगली सेक्शन की तरफ। सेक्शन 35, डोनेशन टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन। किसी रिसर्च एसोसिएशन को आपने डोनेशन दिया है जो कि अप्रूव्ड है, तो डोनेशन इज अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, फुली अलाउड है। चलते हैं आगे, सेक्शन 35 CCA, डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट और अर्बन प्रोडक्टिव जो संस्था है, डोनेशन बाय ए बिजनेस एंटिटी टू नेशनल फंड्स और रूरल डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इरेक्शन आर फुल्ली अलाउड एज ए डिडक्शंस। रेडिकेशन। अब एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शंस और कौन से हैं? सेक्शन 32 AD, एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। ये क्या है भाई? एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आया तो हमने समझा दिया आपको, अब आ गया एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। चलो भाई इसको भी समझते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस is available to manufacturers establishing a new factory in notified backward areas of Andhra Pradesh, Bihar, West Bengal and Telangana during 2015 to 2020. 15% of the actual cost is deductible. Note, there is a lock-in period for 5 years. बहुत ही समझने वाली बात है। आंध्रा हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर अगर आपने कुछ नई फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं, वहाँ पर जो खर्चे किए हैं तो आपको उन खर्चे को अलाउ मिलेगा, आप उन खर्चों को डिडक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 36 बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन है, पॉइंट्स वाइज इसमें समझा रहा हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। चले गए तो आप फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 36(1) स्पेसिफिक डिडक्शन। कौन सी स्पेसिफिक डिडक्शन है बताते हैं। पहला है स्टॉक इंश्योरेंस, एनी मोड ऑफ पेमेंट आप स्टॉक इंश्योरेंस का आपको अलाउ होगा। दूसरा है एम्प्लॉइज हेल्थ इंश्योरेंस, एनी बैंक मोड, किसी भी बैंक से आपने पेमेंट किया हो आपको एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा आपको अलाउ होगा। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय,
अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को बोनस देते हो, कमीशन देते हो, तो वो अलाउ होगा। दोस्तों मैंने एक चीज बोली थी, पीजीबीपी शुरू होने से पहले आप ये मानिएगा कि आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉय मत मानिएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, तो आप एम्प्लॉयर हो गए ना, एम्प्लॉयर का मतलब बिजनेसमैन हो गए। तो बोनस और कमीशन आपने अपने एम्प्लॉय को दिया, वो आपको अलाउ हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, उस पर भी आपको इंटरेस्ट भी अलाउ है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी अलाउड है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसएएफ अप्रूव्ड, एनपीएस ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड, जितने भी अप्रूव्ड फंड है सब में खर्चे अलाउड है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एसएएफ, एनपीएस, ये भी अलाउड है। एक्सपेंसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनिमल यूज इन बिजनेस प्रोफेशन, तो जो एनिमल को अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज करने के लिए आपने उनको खर्चा किया, वो अलाउड है। बैड डेट सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 प्रोविजन 7 में बैड डेट्स भी अलाउड है। बैड डेट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, कब अलाउड है कब नहीं अलाउड है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेज ऑन फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पर भी आपने जो खर्चा किए वो अलाउड है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये अलाउड है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेज, अब हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने चर्चा की जो सेक्शन अलाउड थे, आपको जो एक्सपेंसेज अलाउड थे उन पर चर्चा कर ली है। अभी लास्ट चैप्टर बनता है ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपको डिसअलाउड है। जैसे अभी हमने बीच बीच में लग के खिंचाई कि प्रोप्राइटरशिप में क्या अलाउड है, क्या पार्टनरशिप में क्या अलाउड है, और प्रोप्राइटरशिप में क्या अलाउड नहीं है, पार्टनरशिप में क्या अलाउड है। तो इसी टाइप से आप कुछ खर्चे यहाँ पर आने वाले हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे भी ज़्यादा जानना जरूरी है, ताकि आप गलत तरीके से डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस को अलाउएबल एक्सपेंसेस मान करके अपने प्रॉफिट से घटा ना दें। अगर घटा दिया तो आपके इनकम में भी जुड़ जाएगा, इस पर टैक्स भी लग जाएगा और आपको बहुत सारा डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक्सपेंसेस डिसअलाउड आपको जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, द फॉलोइंग एक्सपेंसेज आर नॉट अलाउड व्हेन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कौन कौन से खर्चे हैं भाई? पहला खर्चा है सेक्शन 38(2) में बताया गया है, वो है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस incurred for personal purpose in respect of assets used both for business प्रोफेशन और पर्सनल यूज। कहने का मतलब आपने एक कार ली और बिजनेस के नाम से ले ली, कंपनी के नाम से ले ली अपनी। अब वो कार आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले रहे हो और बिजनेस में भी यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज आपको अलाउ होगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज नहीं अलाउ होगा। तो ये खर्चा, अब आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो आप पूरा कार का खर्चा, जो भी डीजल पेट्रोल जो भी आप लगा रहे हो, ड्राइवर, उन सब के खर्चे पूरे यहाँ पर अलाउ करवा लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप पर्सनल भी उसको यूज कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली ही आपको अलाउड होगा। अब चलते हैं सेक्शन 40A में, टीडीएस डिफॉल्ट। ये क्या है भाई? इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 40A इज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अगर टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ या डिडक्ट नहीं हुआ है तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ पर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी पर या फीस पर या टेक्निकल या कोई ब्रोकरेज जो भी है या इंटरेस्ट, उस पर आपने बगैर टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा है। अब मान लीजिए टीडीएस काट करके अलाउ कर दिया तो खर्चा तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन आपने टीडीएस पे ही नहीं किया, इसलिए नहीं अलाउ होगा। इसलिए टीडीएस काटना भी है, पे भी करना है, तब जा करके अलाउ होगा। Any sum payable to a resident on which TDS provision is applicable, if TDS is not deducted or deducted but not deposited, सेम थिंग है। अगर आपको TDS काटना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS काटना और आपने नहीं काटा है तो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। TDS काट भी लिया है बट पे नहीं किया तो भी अलाउ नहीं होगा, इसलिए TDS काटना भी और उसको पे भी करना है, उसके बाद ही आपको खर्चा अलाउ होगा। इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड एट ऑल। Penalty levied under any law by the government or local authority that is not allowed at all. Any obligation of an employee met by the employer is disallowed for the employer but exempted under section 10(10)(cc) for the employee। कहने का मतलब किसी एम्प्लॉय की लड़की की शादी थी, एम्प्लॉयर ने जाकर के उसमें कुछ खर्चा कर दिया तो वो एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं है, बट एम्प्लॉय के लिए वो एग्जम्पशन में आ जाएगा उसकी इनकम। चलते हैं सेक्शन 40A(2) क्या बोलती है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड टू स्पेसिफिक पर्सन रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड आर डिसअलाउड। कहने का मतलब इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना पड़ेगा। स्पेसिफाइड पर्सन, मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को कोई गुड्स दे दिया, उस गुड्स की कीमत थी 10,000 रुपए और आपने उसको बेच दिया मार्केट वैल्यू से कम पर। मार्केट वैल्यू 10,000 थी, आपने 2,000 में पत्नी को दे दिया, तो ये खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। चलते हैं सेक्शन 40A(3) में, कैश पेमेंट मेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ सिंगल पर्सन फॉर ए सिंगल बिल ऑन ए सिंगल डे आर फुल्ली डिसअलाउड। अगर आपने 10,000 से ज्यादा का कैश किसी को पेमेंट कर दिया, एक ही पर्सन को एक ही दिन में एक ही ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। दिस एक्सपेंसेस विल डिसअलाउ। पेमेंट मेड थ्रू अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट ECS प्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग मेड रूल 6(a)(b)(a) इंक्लूडिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड्स नेट मोबाइल बैंकिंग आर अलाउड इवन इफ एक्सीडिंग ₹10,000। तो यहाँ पर बात हो रही कैश के खर्चे की।
जैसे पहले बंडल भर भर करके लाते थे, उसमें खर्चे होते थे, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 10,000 तक रेस्ट्रिक्टेड किया। अब पूरे पेमेंट यूपीआई बैंकिंग से होने लगे हैं, इसलिए 10,000 से ज़्यादा अगर आपने किसी को कैश दिया तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंसेस डिसअलाउड कंटिन्यू चल रहा है, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A। इसमें कौन सा खर्चा डिसअलाउ है? इफ कैश इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस दैट वाज प्रीवियसली क्लेम्ड एज एक्सपेंडिचर इन अर्लियर ईयर एक्सीडिंग ₹10,000 इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। फिर से समझा दूं, सेक्शन 40A3A क्या बोलती है? इफ कैश इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, किसी खर्चे के बदले में आपको, जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया था या सेल किया था, जो भी उसके बदले में आपको कैश मिलती है और वो 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो ये खर्चा आपको इनकम के रूप में ट्रीट होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। आपको कहने का मतलब ये है। सेक्शन 40A7 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये डिसअलाउड होता है। सेक्शन 40A9 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, इन दिस केस ओनली द एक्सेस अमाउंट इज डिसअलाउड। 10% से ज्यादा एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है अपने एम्प्लॉय को फायदा पहुंचाने के लिए, तो उसको 10% तक ही एनपीएस की स्कीम में बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद डिसअलाउ हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा पीजीबीपी का सेकेंड पार्ट? ये हम आपको इस स्लाइड के थ्रू आपको थैंक्स फॉर वाचिंग बोलते हैं। आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही गंभीरता के साथ इस वीडियो को सुना, और अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको रह गई हैं तो एक बार फिर इसको सुनिएगा। इसमें हम टाइम स्टैम्प डालने वाले हैं, आप आगे बढ़ा करके अपने मतलब की चीज भी देख सकते हैं, रुक रुक करके देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट वाइज देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप जरूर डालिएगा, और इसके अलावा जो नीचे दिए गए नंबर हैं 7737254809 और 7357254 पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं https और rajdigitalpark.com। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स में जितना अधिक से अधिक सर्कुलेट कर सकते हैं उतना ही आप पुण्य का काम करेंगे, उन स्टूडेंट्स को पास होने में आप मदद करेंगे। तो दोस्तों, स्प्रेड कर दीजिए पूरी दुनिया में। जय हिंद, नमस्कार।